Today we are going to start with chapter number 2 linear equation in one variable। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। यहाँ पे इतनी बड़ी स्टेटमेंट में सबसे लास्ट में जो आ रहा है वेरिएबल, लास्ट से स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स कुछ ऐसे अननोन नंबर्स होते हैं जिनको हम अपने आंसर्स में फाइंड आउट करने के लिए, मतलब जिनकी वैल्यूज़ को हम अपने क्वेश्चंस में आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नहीं समझ आ रहा होगा आपको? कुछ इस तरह से मैं कह सकती हूँ वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे वो कुछ इस तरह से होते हैं, एक्स वाई जेड एस टी यू, कुछ भी आप कह सकते हो। इस तरह से हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़, वेरिएबल्स ऐसे टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज होते रहते हैं। क्या होते हैं? जिनकी वैल्यूज़ कभी कांस्टेंट नहीं रहते, सेम नहीं रहते, वो उनकी वैल्यूज़ हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे x की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, है ना? x का आंसर हमेशा अलग अलग आता रहता है। इसी तरह से इन सभी की वैल्यूज़ जो होगी वो हमेशा चेंज होती रहेगी, ये कांस्टेंट नहीं होते। तो इसीलिए इन सभी को हम क्या कहते हैं? इन सभी को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है आगे? इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब कि जैसे कि एक x ऐसा, मतलब कि x क्या है? एक वेरिएबल है, ऐसे ही y एक वेरिएबल है, z एक वेरिएबल है, s एक वेरिएबल है, t एक वेरिएबल है, ऐसे ही v एक वेरिएबल है। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में सिर्फ एक वेरिएबल की बात करेंगे, फिर चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो t हो। ठीक है, एक वेरिएबल की बात करेंगे। ठीक है, एक टाइम पे एक ही वेरिएबल की बात करेंगे। तो आगे क्या बोला है? लीनियर इक्वेशंस। ओके, यहाँ पे क्या है? इक्वेशंस। नाउ व्हाट इज इक्वेशन? अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि इक्वेशन का यूज़ हो रहा है। जैसे कि मैं आपके लिए एक इक्वेशन बनाऊँ, 2x + 4 = 0, इस तरह से। ठीक है, इसमें देखो, इसमें एक वेरिएबल दिख रहा है आपको, x एक वेरिएबल दिख रहा है आपको, और यहाँ पे जो ये इक्वल का साइन है ना, ये जो इक्वल का साइन है, ये जो इक्वल का साइन है, ये क्या है? ये आपकी इक्वालिटी को दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? आपकी इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब कि इसी से इक्वेशन बना है। आपको जब भी किसी स्टेटमेंट में ये इक्वल का साइन दिख जाए, दैट्स मीन कि वो स्टेटमेंट क्या है? इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, ये क्या बन चुका है आपका? ये इक्वेशन बन चुका है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देती 2x + 4, तो ये कोई इक्वेशन नहीं है, इसमें सिर्फ मैंने दो टर्म्स को ऐड किया, दैट्स इट। जब मैंने इसमें = कुछ भी लगा दिया, 0 लगा दिया, 4 लगा दिया, 3 लगा दिया, कुछ भी, तो मैंने क्या कहा कि ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, बराबरी हो गई, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, तो ये क्या है? ये इक्वालिटी शो कर रहा है, दैट्स मीन कि ये क्या है? ये एक इक्वेशन है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? लीनियर इक्वेशन। आगे लीनियर है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें एक वेरिएबल हो या फिर कुछ भी, 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, वेरिएबल्स हो, लेकिन उसकी जो हाईएस्ट पावर हो दैट विल बी = 1। हाईएस्ट पावर क्या? मतलब कि ये जो x है ना, जैसे ये आपको ये वेरिएबल दिख रहा है, इस वेरिएबल की पावर कितनी है? अभी 1 है ना। इस वेरिएबल की पावर क्या है? कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 हो गया, है ना। तो इसका मतलब कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन है। जैसे कि मैंने क्या कहा कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। क्लियर है? वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री इस इक्वेशन में 1 दिख रही है, तो उसका मतलब कि ये कौन सी इक्वेशन होगी? ये एक लीनियर इक्वेशन होगी। अब जैसे कि मैं आपको बताऊँ 2x² + 4 देती मैं आपको, इसकी जगह मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया? 2x² + 4। तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। हाईएस्ट डिग्री 2 का क्या मतलब हो गया? कि ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं रहा। ठीक है, = 0 भी लगा देती हूँ मैं, 2x² + 4 = 0। अभी इक्वेशन तो है बट ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x की जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है? 2 है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, तो दैट्स मीन इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ओके, इस तरह से हम समझ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखिए, क्या है? अ लीनियर एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन हुज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ओनली 1। यही पढ़ा हमने कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, डिग्री एंड पावर इज सेम। ओके, सो वेरिएबल हमने पढ़ लिया x y z, जिसकी वैल्यूज़ हमेशा चेंज होती रहती है। तो x y z ये जो वेरिएबल्स है उस पर क्या वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री हो वो क्या हो? 1 हो। ठीक है, जैसे कि ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो गई। ऐसे ही मैं लिख दूँ 2x³ + 5 = 0, ये भी तो नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, x की पावर क्यूब। इस तरह से ये भी एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। यहाँ पर बात हो रही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि लीनियर इक्वेशन, सिर्फ अगर लीनियर इक्वेशन की बात करें तो लीनियर इक्वेशन क्या है, सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें उनके वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री 1 हो, हाईएस्ट पावर 1 हो। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन ओनली वन वेरिएबल, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल की बात करेंगे। ऐसे लीनियर इक्वेशंस जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल की बात करेंगे। बाकी लीनियर इक्वेशंस में कई सारे वेरिएबल्स आ सकते हैं, एक्स वाई जेड एस टी ओ, कई सारे आ सकते हैं, 2 3 4 5 आ सकते हैं। बट अभी इस चैप्टर में हम किस बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन ओनली वन वेरिएबल। क्लियर है? तो वन वेरिएबल का मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल है आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो आप कैसे पता लगा सकते हो? लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब कि जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, 1 तो है, ठीक है। इसका मतलब कि ये तो एक लीनियर इक्वेशन बन गया। तो लीनियर और कैसे पता कर सकते हैं हम? लीनियर इक्वेशन का पता करने के लिए क्या और देख सकते हैं हम? इक्वल का साइन। तो हमने देखा कि इक्वल का साइन है तो मतलब कि ये एक लीनियर इक्वेशन तो है। और आगे हमने क्या देखा कि यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, सिर्फ एक ही है ना। आपको यहाँ पे अगर मैं आपको दे दूँ 2x + y + 4 = 0। सो इसमें क्या है, इसमें आपके पास 2 वेरिएबल्स है। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 वेरिएबल्स है ना, 2 वेरिएबल्स। तो इसका मतलब कि 2 वेरिएबल्स की तो बात ही नहीं करनी है हमें। ये एक लीनियर इक्वेशन तो है, देखो ध्यान से समझो कि ये एक लीनियर इक्वेशन तो है, नो डाउट। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। गॉट इट? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। हमें किसकी बात करनी है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की, ठीक है। इस तरह से हमारे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर कुछ मैंने आपको दिखाया भी है। देखो यहाँ पे क्या है, ये x क्या है, ये वेरिएबल है। अभी हम समझ चुके हैं सारी चीज़ें, अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे ये इक्वल का ये जो साइन है वो क्या शो कर रहा है, इक्वालिटी शो कर रहा है, बराबरी शो कर रहा है। नेक्स्ट ये क्या बन गया आपका, ये सभी से आपका क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया। और कौन सा इक्वेशन बना, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, इक्वल का साइन है, 1 वेरिएबल है, तो इसका मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्लियरली ये बन चुका है, राइट। और इसी से ये जो इक्वालिटी का मतलब होता है ना, इक्वालिटी का मतलब होता है बराबरी। बराबरी का क्या मतलब कि ये जो LHS है, LHS मतलब कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड होता है हमारा, और ये हमारा क्या होता है, राइट हैंड साइड। अब अगर ऐसे देखोगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड ये वाला एंड राइट हैंड साइड ये वाला, तो मतलब कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो क्या, ये आपका LHS हो गया, और ये क्या हो गया आपका RHS। LHS की फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड, ये तो आपको पता भी होगा। और RHS क्या होता है आपके लिए, राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो LHS और RHS इक्वल हम शो करते हैं इक्वालिटी में, है ना। ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हमने ये भी कह दिया कि ये हमारा LHS है, दिस इज आर LHS एंड दिस इज आर RHS। क्लियर है? इसी के साथ हमारे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, जो मेन कॉन्सेप्ट था वो तो आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने वेरिएबल पढ़ा, है ना। हमने वेरिएबल पढ़ा, तो हमने वेरिएबल में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अ वेरिएबल इज एन अननोन नंबर एंड जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर लाइक x, y, n एटसेट्रा। n की जगह आप z भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप z बोल दो, m बोल दो, n बोल दो, एनीथिंग, एनी अल्फ़ाबेट यू कैन टेक एज टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स, ओके। तो हम क्या कह सकते हैं कि वेरिएबल एक ऐसा अननोन नंबर होता है जिसको हम किसी भी अल्फ़ाबेट के ज़रिए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि x, y, z। बेसिकली हम x, y, z, s, t, u, m, n इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, हमें भी पता है एक और चीज़, वेरिएबल में जो हम पढ़ चुके हैं उसको मैं रिपीट करवाना चाहती हूँ कि वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ होती है दे कीप चेंजिंग, दे आर नॉट कांस्टेंट। वो कांस्टेंट नहीं होते। कांस्टेंट क्या होते हैं? ओके, वी कैन टेक एग्जांपल लाइक कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है बेसिकली जो चेंज होती रहती है, जैसे कि मेरी एज, है ना, मेरी एज हर साल चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ऐसे ही वेरिएबल्स होते हैं, दे आर कीप चेंजिंग, दे आर नॉट कांस्टेंट। एंड कांस्टेंट क्या होता है? ऐसी चीज़ें, ऐसे हम कह सकते हैं ऐसे नंबर्स जो कभी
चेंज नहीं होते, जैसे कि 2, 3, 4 ये नंबर्स है ना, नंबर्स तो कभी चेंज नहीं हो सकते। अगर मैं 2 बोल रही हूँ तो 2 यहाँ पे भी 2 है एंड फॉरेन कंट्री में भी 2 होगा, है ना। यहाँ पे मैं 3 बोल रही हूँ तो वहाँ पे भी 3 होगा, 3 तो चेंज नहीं हो सकता, सबके लिए 3 सेम है, सबके लिए 2 सेम है। बट यहाँ पे जो वेरिएबल्स की बात हो रही है, वेरिएबल्स ने मतलब दे आर नॉट सेम, वो हमेशा सबके लिए अलग अलग वैल्यूज आ सकती है, ठीक है। इस तरह से अभी हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे वेरिएबल से ही रिलेटेड, क्योंकि हमें वेरिएबल्स की ही वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता चलेगा कि कितने वास्ट हमारे पास सॉल्यूशंस आ सकते हैं, वेरिएबल्स के आंसर्स आ सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास एनी नंबर विदाउट एनी वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो ऐसा नंबर जो बिना किसी वेरिएबल के हो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने पीछे एग्जांपल लिया था 2x + 4 = 0, ये लिया था मैंने एग्जांपल, इसमें ये वेरिएबल था और यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है आपको, खाली नंबर मतलब कि जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे क्या है, 4 क्या है, कांस्टेंट हो गया इसका, ठीक है। 4 क्या है, ये आपका कांस्टेंट हो गया। अभी समझाया मैंने कांस्टेंट क्या होता है, जो कभी बदलते नहीं है सबके लिए, जैसे सेम नंबर्स होते हैं, 1 सबके लिए 1 ही होगा, 2 सबके लिए 2 ही होगा। इस तरह से कांस्टेंट ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल्स नहीं होती। देखो वेरिएबल्स जिसके साथ लगा होगा, ये 2x है ना, इसका मतलब कि अगर ये चेंज होता है तो ऑब्वियसली ये भी तो चेंज होता रहेगा ना, ये चेंज होता ही तो रहेगा साथ साथ। ये जो है इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब कि ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा, 4 4 ही रहेगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास अ नंबर फॉलोड बाय वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। नाउ व्हाट इज कोफिशिएंट? कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट का मतलब ऐसा समझ लो के साथ वाला, मतलब कि जैसे x के साथ वाला क्या नंबर है हमारे पास 2, तो ये कोफिशिएंट हो गया x का, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या हो गया? x का कोफिशिएंट हो गया 2, x के साथ है ना 2, इसका मतलब x का कोफिशिएंट 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम कहते हैं वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल का कोफिशिएंट जो भी होगा, जैसे मैंने दे दिया आपको 3x + 6 = 0, इस तरह से दे दी मैंने आपको। तो मैं क्या कहूँगी कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 3, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आ गया 3, क्लियर है। तो इसलिए हम इसे कोफिशिएंट कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ टर्म इज एनी नंबर और वेरिएबल सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स। तो अब यहाँ पे टर्म्स क्या है, टर्म्स ये सभी टर्म्स है हमारे पास, ये एक टर्म है, देन दिस इज अ टर्म एंड दिस इज ऑल्सो अ टर्म। ये सभी क्या है, ये सभी टर्म्स दिखाते हैं, क्या है, ये सभी टर्म्स है। ये सभी टर्म्स को ऐड करके क्या बना है हमारे पास, एक लीनियर इक्वेशन बनी है इन वन वेरिएबल, फाइन। तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारे पास टर्म है। टर्म्स मतलब कि जब हम सेपरेट करके दिखाते हैं नंबर्स को, ठीक है। तो जब हम किसी भी नंबर्स को सेपरेट करके दिखाते हैं वेरिएबल्स के साथ या फिर किसी भी और तरीके से हम उन्हें सेपरेट करके दिखाते हैं, तब हम उन्हें टर्म्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, जितना हम कवर कर चुके हैं लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में, हमने जितनी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट सीखी है उसके लिए मतलब उतने में तो हम एक्सरसाइज 2.1 आराम से कर सकते हैं, इनफैक्ट 2.2 भी कर सकते हैं, 2.3 भी कर सकते हैं। और इसी में आप देखोगे कि कितनी सारी वेरिएबल्स आपको दिख रहे होंगे। देखो x दिख रहा है, y दिख रहा है, 6 दिख रहा है, और हर एक आपके पास जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ आपको एक ही वेरिएबल दिखेगा। देख लो, यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक x है, यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक y है ना, एक वेरिएबल है। यहाँ पे भी क्या है, एक z है, मतलब कि एक वेरिएबल। इस तरह से यहाँ पे भी आप जितने भी देखोगे ना, वहाँ पे आपको हर एक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखेगा। एक टाइम पे एक ही वेरिएबल की बात की जाएगी, क्योंकि हमें पढ़ना ही है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ओके। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, जो हमने समझा था कि वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहती है हर क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर वैल्यूज जो होती है हमारी वेरिएबल्स की, दे कीप चेंजिंग, ठीक है। तो अब हम इसमें जो आंसर्स निकालेंगे ना, यू विल फाइंड आउट कि कितने सारे अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास, हमें वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास x - 2 = 7, इस तरह से। ये तो बहुत ईजी है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो हमें उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे x है ना, तो हम क्या करेंगे, जिसको फाइंड आउट करना होता है ना उसको हम LHS में रख देते हैं। ऐसा समझिए, जिसको फाइंड आउट करना होता है हम उसको या तो RHS में रख देंगे अलग अलग, या फिर LHS में रख देंगे बिल्कुल अलग, ठीक है। उसके साथ कोई और टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर है इसके साथ तो हम क्या कर देंगे, उसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, = के पार पहुंचा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर -2 था, ठीक है, = के इस तरफ आके क्या हो जाएगा +2, क्लियर।
आगे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 7 + 2 आपके पास आ जाएगा 9। क्लियर। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आई आपके पास 9। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 तो आपके लिए बहुत ईजी है। क्या हो जाएगा आपके पास, यहीं पे करवा देती हूँ मैं, इनफैक्ट यही करवा देती हूँ। ये आपके पास हो जाएगा 10, इसको आप शिफ्ट कर दोगे -3। क्या बोला था, वेरिएबल आपके पास, आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो वेरिएबल आपको क्या करना है, एक साइड पे अकेला छोड़ देना है। तो यहाँ पे आपने 5 को अकेला छोड़ दिया एंड 3 इसके साथ है, इसलिए मुझे ऐसा समझिए कि अच्छा नहीं लगता है, इसको ना इसके साथ रहना पसंद नहीं है। ये इतना पावरफुल है कि ये चाहता है कि मैं खुद अकेला रहूँ। तो मतलब कि जितने भी वेरिएबल्स है वो सोचते हैं कि मैं अकेला रहूँ, तभी तो वैल्यूज़ निकलेगी मेरी, है ना। साथ में होगा कोई तो फिर कैसे वैल्यू निकलेगी। तो इसका मतलब कि जितने भी टर्म्स होंगे उसके साथ, जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, = के पार पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर +3 था, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा -3। अब आगे सॉल्व करेंगे हम इसे, तो 10 - 3 क्या आ जाएगा 7। इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू भी निकल गई। यहाँ पर y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास 6 = z + 2। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 = z + 2 इस तरह से है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे z है ना, तो z को इधर ही छोड़ दो, या तो LHS में रखो या तो RHS में रखो, कहीं भी। तो यहाँ पे क्या है, z क्या है, RHS में हमारे राइट हैंड साइड में है, तो z को यही छोड़ देते हैं। अब इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो मतलब कि क्या आ जाएगा आपके पास 6 - 2। 6 - 2 आ गया, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 6 - 2 = 4। क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस में था ना 2, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस में। तो जैसे ही माइनस में आ गया तो हमारे पास z की वैल्यू निकल गई। चलिए हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ करते हैं। फोर्थ हमारे पास 3/7 + x = 17/7। इस तरह से हमारे पास, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मैंने क्या कहा, वही वेरिएबल को यहीं छोड़ देना है, तो मैंने यहीं पे छोड़ दिया, x को यहीं छोड़ देती हूँ एंड 17/7 एंड इसको यहाँ शिफ्ट कर देते। तो ये प्लस में था, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस में। जैसे ही कोई भी नंबर, कोई भी टर्म = के इस तरफ शिफ्ट होता है, इक्वल के इधर शिफ्ट हो जाता है, तो उसके साइंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवीजन हो जाता है, और या डिवीजन होगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आके माइनस हो गया। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये दिख रहा है यहाँ पे नीचे जो है कॉमन ही नंबर है, तो उनका एलसीएम तो 7 ही आएगा, और इस तरह से ऊपर 17 रह जाएगा और यहाँ पे -3 रह जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 17 - 3 आपके पास क्या आ जाएगा 14/7। एंड देखो 14/7 जो है वो हमें दिख रहा है कि वो डिविजिबल है। 14 जो है वो 7 से डिविजिबल है, तो हमने क्या करा, हमने इसको सॉल्व कर दिया और हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 के इक्वल। 7 2 = 14 होता है, इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ हो गया हमारे पास, फर्स्ट सेकेंड इस तरह से हो गया। फिफ्थ कर लेते हैं, 6x = 12। ये तो बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर 6x जो है वो 12 के इक्वल है ना। क्या बोला, अभी अभी मैंने आपको समझाया कि अगर कोई नंबर्स मल्टीप्लाई में होंगे तो क्या होगा, वो डिवाइड में होगा, है ना। ये 6 क्या है, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 6 क्या हो जाएगा 12 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से डिवाइड हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 2। और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6 2 = 12 होता है ना, तो इस तरह से आपके पास x की वैल्यू आ गई 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 6 भी बहुत इजी है। 6 देखिए, 6 क्या है, 6 में क्या है, यहाँ पे t के नीचे है 5, t को अकेले रहना है, तो क्या करेगा वो 5 को शिफ्ट कर देगा। और 5 को शिफ्ट कैसे करेगा, कौन सा साइन लगेगा उस तरफ जाके, 5 जो है वो t के साथ डिवाइड में है, डिवीजन में है, तो ऑब्वियसली डिवीजन वाला यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो ये जो 5 है वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो t की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 50। तो t की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 50। दिख रही है आपको कि कितनी अलग अलग वेरिएबल्स के हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं, है ना। सबके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो है वो अलग अलग आ रही है, इसी वजह से वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास यही वाला, यहीं पे करवा देती हूँ। 2x/3 = 18। तो यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको कि 3 जो है वो हम शिफ्ट कर देंगे 18 के साथ, तो 2x यही रह जाएगा और 18 के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 3 8 से 24, 2 कैरी, 3 1 से 3,
एंड 5 54। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2x है, यहाँ पे 54 है। x को मुझे खाली छोड़ना है तो x को मैं यही छोड़ दूंगी। एंड ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में था यहाँ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हुआ, तो इससे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 27। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 27। इस तरह से यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट होगी आपके पास 27। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5। ये तो बहुत ईजी है, ये आप खुद से करेंगे। इसको मैं जस्ट ऐसे लिख देती हूँ कि ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि y जो है इधर ही छोड़ देते हैं एंड 1.6 को हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। ये खुद से कर सकते हैं आप, खुद से करना है ना, क्योंकि डिवाइड में है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यू हैव टू फाइंड दिस। ओके, सो आप खुद से करेंगे ये। इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे क्या है, 7x है, ये -9 था, उधर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा। ये प्लस में 9 हो गया तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये 16 + 9 आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है, 25 आ गया। आगे सॉल्व करेंगे, x ही रह जाएगा, 25 को 7 से डिवाइड करवा देंगे। आगे डिवाइड हो रहा है क्या, ये 25 7 से डिविजिबल है, तो हमें दिख रहा है कि डिविजिबल नहीं है। तो जब डिविजिबल नहीं है तो हमारे पास x की वैल्यू सिर्फ यही आ गई, इस तरह से। क्लियर है, इसको मैं हटा देती हूँ। चलिए 9th हो गया, अब 10th देख लेते हैं। 10th हमारे पास 14y - 8 = 13। ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, उसी तरह का है, सेम है, आपको खुद से सॉल्व करना है। 11th भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, 17 + 6p = 9। ये भी खुद से सॉल्व करेंगे, 17 उधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो 9 - 17 हो जाएगा, और इस तरह से आपको खुद से सॉल्व करना है। अब मैं 12th वाला आपको करवा देती हूँ। 12th आपके पास x/3 + 1 = 7/15। तो हम क्या करेंगे, हम x/3 को इधर ही शिफ्ट छोड़ देते हैं और इस 1 को बाहर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये -1 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो एज इट इज़ रह जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर, मतलब कि नीचे आपके पास एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, 15 और 1 का एलसीएम 15 आ जाएगा, और ऊपर 15 से 15 को डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 आएगा, एंड 1 को 7 से 2 करोगे तो 7 आ जाएगा। इस तरह से 15 को 1 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -8/15। ठीक है, अभी आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि x जो है वो खाली नहीं है। जब तक x खाली नहीं बचेगा तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करवा रही हूँ उसे मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3 है ना, 3 यहाँ पर है, 3 को मैं क्या करती हूँ, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे x तो खाली रह जाएगा, एंड -8/15 के साथ 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये डिवीजन में था तो यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो गया, ये कट रहा है आगे, 3 5 15, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8/5। इस तरह से इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। इसकी तरह से क्या निकल गया, ये x की वैल्यू निकल कर आ गई। क्लियर है, तो यहाँ पर आपने देखा कि x की कितनी अलग अलग वैल्यूज़ आ रही है। इनफैक्ट नॉट इवन x ओनली, हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स थे, y थे, t थे, जितने भी थे, यहाँ पे और भी है, p है, ये सारे वेरिएबल्स ही तो है, सिर्फ x ही थोड़ी वेरिएबल है, y भी है, होता है, z भी होता है। इस तरह से जितने भी वेरिएबल्स थे उसके सबकी अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड आउट होकर आई है, हमारे पास निकल कर आई है ना। चलिए अब हमें बनानी है स्टेटमेंट। अब हमें ध्यान से सुनना है कि किस तरह से हम इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट क्या दी गई है हमें कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, तो अगर आप किसी नंबर से जो कि हमने x माना है, उस x से हम हाफ माइनस कर दें, x से हाफ माइनस कर दें, यही तो बोले, अगर हम x से हाफ माइनस कर दें, उस नंबर से हाफ माइनस कर दें और उसके रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दें, हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मतलब कि जो भी आंसर आए, जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दे, तो सीधा हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1/8 के इक्वल। इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, और ये इक्वेशन इस तरह से लिखना ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके बाद तो आप खुद से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना तो आपको आ गया है। चलिए अब से सॉल्व करेंगे, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस हाफ से इस x को मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरे पास हाफ से x को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, x/2। ठीक है, इस तरह से जब मैं हाफ से हाफ को मल्टीप्लाई करूँगी, देखो हाफ से जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा ना। क्लियर है, हाफ से जब हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 4 हो जाएगा, तो ऐसे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया, 1/8 के इक्वल आ जाएगा ये। अब क्या है, x/2 को इधर ही छोड़ देते हैं और इस 1/4 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, इज इक्वल टू के यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये माइनस में था तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो गया, ये प्लस में हो गया। इसे सॉल्व करेंगे
यहाँ पे सॉल्व करती हूँ आगे। तो ये क्या है आपके पास x/2 इज इक्वल टू, देखो इसको सॉल्व करोगे तो 4 और 8 का एलसीएम लोगे, 4 और 8 का एलसीएम आपके पास 8 ही आएगा। अब 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, और 1 से 1 को इंटू करोगे तो 1 ही आ जाएगा फिर से। एंड सिमिलरली इसमें भी क्या करोगे, 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 आएगा, तो 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 ही। इस तरह से आपके पास आ गया x/2 इज इक्वल टू 3/8 के इक्वल। अभी भी x खाली नहीं है, x के नीचे 2 है, तो मुझे इस नीचे वाले 2 को भी तो शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी। तो हम कह देंगे ये 3/8 है, तो ये इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या साइन आ जाएगा, ये डिवीजन में था तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 4 x किसके इक्वल आ जाएगा, 3/4 के। ठीक, x की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब कि वो कौन सा नंबर है जिसको हम ये सब करके हमारे पास 1/8 आएगा, तो वो कौन सा नंबर है, 3/4। तो हमने जो ये लेट किया था ना, लेट द नंबर बी x, ये वही वाला है। तो हम लिख देंगे therefore the number is किसके इक्वल आया, नंबर 3/4 इसके इक्वल आया। तो ये हमारे पास नंबर आ गया। इसी तरह से हमें स्टेटमेंट्स बनानी है, मतलब कि इक्वेशंस बनानी है, क्वेश्चन को ध्यान से समझकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका पेरीमीटर गिवन है हमें। ठीक है, लिख लेते हैं जो गिवन है हमारे पास। पेरीमीटर है हमारे पास 154 मीटर। ठीक है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर। क्या बोला है कि उसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या बोला है कि जो उसकी लेंथ है वो उसके ब्रेथ से 2 मीटर ज़्यादा है, 2 मीटर और ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब कि उसके ब्रेथ से दुगना और 2 मीटर ज़्यादा, ब्रेथ से दुगना भी और 2 मीटर ज़्यादा भी। किस तरह से बोला गया, देखो क्या बोला गया कि लेंथ जो है वो 2 मीटर मोर देन किससे है, ब्रेथ से ज़्यादा है ना, ये बोला गया है। तो इसका मतलब कि हमें ब्रेथ को क्या करना पड़ेगा, हमें x मानना पड़ेगा। लेट द ब्रेथ बी x मीटर। हमने ब्रेथ को क्या कर लिया, x मान लिया, और लेंथ को क्या मानेंगे हम, लेंथ क्या बोला गया हमें कि लेंथ ब्रेथ के ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब कि डबल, मतलब कि 2x। ठीक है, एंड 2 मीटर ज़्यादा, तो इस तरह से बन जाएगा। कैसे आया, उसने क्या बोला कि ब्रेथ कितना ही है, x है, x से दुगनी है और 2 मीटर भी ज़्यादा भी है, तो मतलब कि 2x + 2। इस तरह से हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास लेंथ आ गई है। तो अब देखो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे इक्वेशन। तो हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, 2 × L + B, इसी के इक्वल होता है, तुम्हें पता है ना। और पेरीमीटर हमारे पास कितना गिवन है, यहाँ पर हमारे पास है 154, और 2 × L क्या है मेरे पास, L था मेरे पास 2x + 2 एंड ब्रेथ किसके इक्वल है, x के इक्वल। इस तरह से ये हमने क्या करा, हमने वैल्यूज पुट कर दी। पेरीमीटर पता था 154 है, पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, 2 × L + B के इक्वल होता है। 2 × L क्या था मेरे पास, 2x + 2 है ना, हमने ये निकाला है, हमने गिवन दे रखा है, और इस तरह से हमने ये फाइंड आउट किया है कि हमारे पास L क्या है, 2x + 2, और ब्रेथ क्या है हमारे पास, x है। इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो ये आ गया 154 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सब कुछ, तो 2 से 2x होगा तो 4x, 2 से 2 करेंगे तो 4 एंड 2 से x होगा तो 2x। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। आगे से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x + 2x, 6x + 4। ठीक है, इस तरह से हो गया। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये 6x तो यही रह जाएगा, 6x क्या यही रह जाएगा, एंड ये 4 को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 154 - 4। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करवाती हूँ। ये आ जाएगा आपके पास 154 में से 154 में से 4 चला गया तो कितना बच गया, 150, और 150 किसके इक्वल आ जाएगा, 6x के इक्वल। इस तरह से हमारे पास x बच जाएगा ये, और 150/6 इस तरह से।
क्लियर है? क्या करा मैंने, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 154 में से 4 गया तो 150 बच गया, और यहाँ पे 6x तो था ही, और 6 मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। डिवाइड करें, इसे डिवाइड अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा ये 6 से 6 2 ज़ा 12, ठीक है, 6 2 ज़ा 12 बचा 30 एंड 6 5 ज़ा 30, तो आपके पास आ गया 25। तो x किसके इक्वल आ गया, 25 के। तो x 25 के इक्वल आया, तो हमने क्या लेट किया था, हमने ब्रेथ लेट किया था x, तो इसका मतलब कि मेरे पास ब्रेथ आया है, ब्रेथ किसके इक्वल आ गया, 25 मीटर के। और लेंथ किसके इक्वल आ जाएगा, लेंथ क्या बोला था, देखो लेंथ क्या बोला था, 2 ऑफ, इधर हम लिखवा देती हूँ मैं, ब्रेथ तो हमारे पास 25 मीटर आ गई है ना, और लेंथ किसके इक्वल आ गई, लेंथ में यहीं पे लिखवा देती हूँ क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं हो रही, तो हम लिख लेते हैं 2 इंटू एक्स क्या है हमारे पास 25 प्लस 2, इस तरह से, एंड ये आ जाएगा हमारे पास 50 प्लस 2, तो आ गया आपके पास 52 मीटर। तो हमारे पास दोनों चीज़ आ गई। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हमेशा ही आपके पास जो भी वैल्यूज़ आएगी आपकी वेरिएबल्स की, आपने मैंने यहाँ पे जैसे x लेट किया है, आप y लेट कर सकते हैं, z लेट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, पर आपके पास जो भी इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स है। पहले वाले जो हमने 2.1 में करे थे वो तो सिंपल थे, x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, है ना, उसमें तो सॉल्व करके हमने निकाल दिया था। पर इसमें हमें सॉल्व करके निकालना तो है, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट उसके बाद हमें ये दिखाना भी है कि हमने किसकी वैल्यू निकाली है, मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू तो निकाल दी थी मैंने, बट ये x किसका था, हमने लेट क्या किया था, x हमने लेट किया था ब्रेथ को, है ना, ब्रेथ को लेट किया था। तो वी नीड टू शो कि ये ब्रेथ 25 मीटर आया है एंड लेंथ कितना आया हमारे पास, लेंथ आया 52 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल, उस पूल का लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। सो बताया भाई कि 2 नंबर्स है उनका सम 95 है। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15 फाइंड द नंबर। तो क्या बताया हुआ है कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर को 15 से एक्सीड करता है। एक्सीड मतलब कि एक नंबर दूसरे नंबर से 15 मतलब 15 नंबर बड़ा है, 15 बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 95 है। तो एक नंबर जो है वो 1 से 15 बड़ा है, तो इसका लगे मैं एक नंबर को तो मान लेती हूँ, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर क्या बताया गया, दूसरा नंबर कौन सा होगा जो उससे 15 बड़ा है, 15 बड़ा है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये x है तो x से बड़ा हो, 15 बड़ा है तो लगे x प्लस 15 ऑब्वियसली, है ना, इससे बड़ा ही होगा ना 15। एक्सीड का मतलब क्या होता है 15 बड़ा होना, गुना नहीं, ट्वाइस बोलते हैं, 15 टाइम्स बोलेंगे, 2 टाइम्स बोलेंगे, तब हम बोलते हैं कि गुना मतलब कि मल्टीप्लाई, ठीक है। जब आप ट्वाइस की बात करें या फिर हम बोले कि 15 टाइम्स भी क्या मतलब होता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात की गई, अदर बाई 15, ओनली 15 मतलब कि 15 नंबर्स बड़े हैं, 15 नंबर बड़ा है, तो मतलब कि x से 15 को हम प्लस कर देंगे, सिंपल। तो क्या बोला है कि इन दोनों का सम, इन दोनों नंबर्स का सम क्या है 95। तो सिंपल है ये तो बहुत। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इन दोनों का सम मतलब कि x और ये x का और ये x प्लस 15 का, इन दोनों का सम किसके इक्वल है 95 के इक्वल है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95, आ जाएगा 2x, 15 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, 95 माइनस 15 आ जाएगा आपके पास 2x। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, और ये x यही रह जाएगा और 2 शिफ्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 40। तो x 40 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब कह सकती हूँ कि हमारे पास फर्स्ट नंबर किसके इक्वल आ गया, फर्स्ट नंबर 40 के इक्वल आ गया, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर हमने क्या माना था कि वो आगे क्या हो जाएगा, ये 40 प्लस 15 हो जाएगा आपके पास 55। नेक्स्ट यू कैन चेक ऑल्सो, आप देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर आपके पास 40 आया, सेकंड नंबर आपके पास क्या है 55। आपको क्या बोला गया था कि 2 नंबर्स का सम, इन्हीं 2 नंबर्स का सम 95 होना चाहिए। तो देखो 95 है क्या, 40 प्लस 55 विल बी इक्वल टू 95, ठीक है। 95 इक्वल आ गया, तो इसका मतलब कि हमने ये आंसर बिल्कुल सही निकाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:3।
ओके, इफ़ दे डिफर बाय 18 बट आर द नंबर्स। क्या बोला है कि हमारे पास दो नंबर्स है और दो नंबर्स रेशो में है। जब भी रेशो वाले नंबर हो तो उसका मतलब कि क्या है, ये दोनों ही x है, मतलब कि रेशो वालों को हम क्या ले लेंगे, ये 5x है, ये 3x है। तो हम क्या कर लेंगे, लेट द नंबर्स, फिफ्थ नहीं, लेट द नंबर्स बी 5x एंड 3x। जो भी रेशो में होगा हमें क्या करना है, 5x और 3x। जैसे अगर 7 रेशो 5 होता है तो 7x 5x, इस तरह से हम हमेशा रेशो वाले नंबर्स को x के साथ ही जोड़ के लिखते हैं। क्लियर? तो ये आ जाएगा 5x एंड 3x इफ दे डिफर। डिफर मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 18 है। तो हम कह देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बताया गया है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब कि 5x माइनस 3x, इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस किसके इक्वल है, 18 की। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x माइनस 3x दैट विल बी इक्वल टू 2x। x आ जाएगा आपके पास 80/2 एंड इट विल बी इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू अगर 9 आ गई है तो हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर क्या था हमारे पास, 5x के इक्वल। तो मतलब कि 5 × 9, इसको करना मत भूलना, क्योंकि बच्चे x की वैल्यू तो निकाल देते हैं फिर इसको आगे सॉल्व करना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें नंबर्स भी तो निकालने, भाई नंबर्स कौन से थे, क्योंकि नंबर्स हमें रेशो में गिवन है, हमें प्रॉपर नंबर बताने की कौन कौन से नंबर थे। 5 आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 45। इस तरह से आप सेकेंड नंबर भी निकाल सकते हो। सेकेंड नंबर आपके पास है 3x के इक्वल, मतलब कि 3 × 9 क्या आ जाएगा आपके पास 27 की। किसकी इक्वल आ जाएगा, ये 27 की इक्वल। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट नंबर आ गया, सेकंड नंबर आ गया। आपको क्या बोला गया था कि इन दोनों का डिफरेंस किसकी इक्वल होना चाहिए, 18 के इक्वल। आप इनको माइनस करके देखोगे तो आपके पास आंसर 18 ही आएगा। ठीक है, तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि आपको सिर्फ वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकाल के नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपको क्या करना है, उनके आंसर्स भी साथ साथ में लिखने हैं जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हो। आपको जिस भी क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है यू हैव टू फाइंड आउट एंड देन राइट डाउन दैट ऑल्सो कि आपके साथ पूछा क्या गया। जैसे कि फर्स्ट नंबर पूछा गया था, इसमें सेकंड नंबर क्या था पूछा गया था, 2 नंबर्स निकालने थे, इसमें भी आपके पास 2 नंबर्स निकालने थे। तो इस तरह से जो भी पूछा जाएगा वो आपको इन द एंड ऑफ द सोल्यूशन आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। ओके, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। सो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं लगातार नंबर्स जो अपीयर होते हैं ना, लगातार, जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरह से जो लगातार वाले नंबर्स होते हैं ना उनको हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक है, तो आप देख ही रहे होगे कि अगर मैं लगातार की बात करूँ, मैं कह रही हूँ 2 के बाद क्या आता है 3, है ना, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5। आपको समझ आ रहा होगा कि 2 में मैंने 1 ऐड किया तब मेरे पास 3 आया, है ना, मैंने 3 में 1 ऐड किया तब मेरे पास क्या आया 4 आया, ऐसे ही मैंने 4 में 1 ऐड किया तो मेरे पास क्या आया 5 आया, है ना। तो मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैसे होते हैं, जिसमें हम 1 1 ऐड करते जाए तो हमारे पास लगातार नंबर्स आते रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से बोला गया है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है जिनको हम जब ऐड करते हैं तो 51 आता है उसका, तो हम 51 इक्वल आता है, मतलब कि इन तीनों को ऐड करके हमारे पास आंसर 51 के इक्वल आता है। ठीक है, व्हाट आर दीज इंटीजर्स, तो वो इंटीजर्स कौन से है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट इंटीजर, सबसे पहला इंटीजर तो हम x मान लेते हैं। तो हमें पता ही नहीं है ना कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कौन सी सीरीज़ है, क्या है, कुछ नहीं पता, तो हमें x मानना पड़ेगा उस नंबर को। एंड सेकेंड इंटीजर को हम क्या मानेंगे, x+1। अभी मैंने समझाया कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, x+1 ऑब्वियसली। ऐसे ही अगर थर्ड इंटीजर की बात करूँ मैं, थर्ड इंटीजर क्या होगा, x+2। कैसे, यही तो होगा ना, x+1 + 1, है ना, जो भी वाला नंबर होगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो ये x+2 ही तो हो गया। इस तरह से हमारे पास जो थर्ड इंटीजर होगा वो किसके इक्वल होगा, x+2 के इक्वल। इस तरह से और क्या बोला मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का सम किसके इक्वल है, 51 के इक्वल है। तो हम इन तीनों को सम कर देते हैं, x+1 + x+2। इस तरह से इन तीनों का सम किसके इक्वल है, 51 के इक्वल है। सॉल्व करते हैं, ये x है, ये x है, ये x है, तो मतलब कि 3x हमारे पास, तो 3x और ये 1 2, मतलब कि 2 + 1 दैट इज़ 3। तो आ जाएगा आपके पास 3x = 51 माइनस ये 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो आपके पास आ जाएगा 48 के इक्वल। और 51 - 3 = 48। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में था 3, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 1 = 3 एंड 3 6 = 18। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के इक्वल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास क्या आ गया, ये x की वैल्यू आ गई, तो मैं x की वैल्यू के साथ में लिख सकती हूँ कि मेरे पास फर्स्ट इंटीजर आ गया,
फर्स्ट इंटीजर किसके इक्वल आ गया मेरे पास 16 के इक्वल। ऐसे ही मैं कह सकती हूँ सेकंड इंटीजर किसके इक्वल आ गया 16 + 1 किसके इक्वल आ गया 17 के इक्वल ऑब्वियसली। एंड थर्ड इंटीजर 17 + 1 किसके इक्वल आ जाएगा 18 के इक्वल। तो आपको दिख ही रहा होगा कि 16, 17, 18 ये सभी नंबर्स जो है वो कंटिन्यूस आ रहे हैं, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गए, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि सारे लगातार आने वाले हैं, तो इसका मतलब कि ये वाला क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 8, 8, 8. Find the multiples. ओके हमें बोला है कि हमारे पास 8 के मल्टीपल्स है और 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स है, मतलब कि 8 के मल्टीपल्स कौन से कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स वाले, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 है जो कि इक्वल है किसके, जब मतलब कि उनके सम को हम इक्वल करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है 8, 8, 8 के, मतलब कि 888 के इक्वल आता है। तो हम कहते हैं कि अगर वो 8 का मल्टीपल है, मतलब कि 8 के टेबल पे आएगा, है ना, तो मतलब कि जो हमारे पास सबसे फर्स्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा, वो 8x के इक्वल होगा, है ना, 8x ही तो होगा, 8 का मल्टीपल होगा। तो 8 × x 8 का ही मल्टीपल होगा, तो ऑब्वियसली 8 × x होगा, जो भी x आएगा वो 8 के ही मतलब कि 8 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से मैं कह सकती हूँ लेट द फर्स्ट नंबर 8x होगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स चल रही है, तो इसका मतलब कि सेकेंड नंबर किसके इक्वल हो जाएगा 8 × x + 1। इसी तरह से थर्ड नंबर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सभी 8 के ही मल्टीपल के इक्वल होगा, है ना, इस तरह से चलेगा, है ना। 8 का मल्टीपल है तो पहले 8x, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे किसका मल्टीपल नहीं बोला था, सिंपल बोला था, तो हमने x लिया, फिर सेकंड इंटीजर हमने x + 2 लिया, थर्ड हमने लिया x + 2, सेकंड हमने लिया x + 1 एंड थर्ड लिया x + 2। इस तरह से यहाँ पे 8 का मल्टीपल बोला है तो सिंपली हमने क्या कर दिया 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि जब हम इन तीनों का सम करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, वो 8, 8, 8 के इक्वल आता है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास बोला है जब हम इन तीनों का सम करते हैं x + 2 किसके इक्वल आता है 8, 8, 8 के। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8x प्लस ये आ जाएगा 8x, 8 × 1 = 8, पहले 8 को x से किया फिर 8 को 1 से किया, ऐसे ही सेम इसमें भी करेंगे, 8x आ जाएगा ये और ये आ जाएगा 2 × 8 = 16 प्लस 16, यहाँ रह जाएगा 8, 8, 8, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 8x है ना। आपके पास क्या है 3 8x है, मतलब कि 3 × 8 = 24, 24x प्लस यहाँ पे क्या है आपके पास 8 है और यहाँ पे क्या है आपके पास 16, मतलब कि आ जाएगा 24 के इक्वल और आ जाएगा 8, 8, 8, 24x और इस 24 को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, प्लस में था माइनस में हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे फिर किसके इक्वल आ जाएगा, ये माइनस होगा तो ये 4, ये 6 और ये 8 के इक्वल, और ये 24 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। इसे आगे सॉल्व करते हैं, ये किससे डिविजिबल है, ये 4 से हम कर सकते हैं ऐसे, 4, 6 = 24, 4, 2 = 8, 4, 1 = 4 एंड 24 बचा, तो मतलब कि 4, 6 = 24। आगे 6 से भी डिविजिबल होगा, 6, 3 = 18 एंड 36, 6 = 36, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 36, ठीक है। x की वैल्यू आ गई आपके पास 36, तो ये x की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब कि मैं क्या कह सकती हूँ, इससे मुझे फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर किसके इक्वल आ गया 8x था ना, 8x, तो मतलब कि 8 × 36, इसे सॉल्व करोगे 6, 8 = 48, 4 कैरी, 3, 8 = 24, तो आ जाएगा 288 के इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर आपके पास 288 के इक्वल आ गया। सेकंड नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, क्या था 8, 8 x + 1 ये था, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 × x क्या है आपके पास 36 + 1, तो मतलब कि 8 × 37, तो आ जाएगा आपके पास 7, 8 = 56, 5 कैरी, 3, 8 = 24, या जाएगा आपके पास 295 के इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से ये 8 के मल्टीपल के कॉन्जिक्यूटिव सेकंड नंबर इसमें आ गया। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या आ गया 296। थर्ड वाला भी निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे थर्ड नंबर किसके इक्वल आ जाएगा, थर्ड नंबर आपके पास क्या है 8 ×
x प्लस 2, x क्या है आपके पास 36, 36 प्लस 2, इसको सॉल्व करो आगे, 8 इंटू 38 है ना, 8 इंटू 38, इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 8 8 64, 6 कैरी, 8 3 24 एंड ये आ जाएगा आपके पास 304 के इक्वल। सो बेसिकली आपके पास 3 नंबर्स कौन कौन से आ गए, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आ गए 8 के मल्टीपल्स के, वो आ गए ये, एक तो 2, एक आ गया आपके पास ये 288, दूसरा आ गया 296 और तीसरा आ गया 304। इस तरह से आपके पास 3 नंबर्स आ गए, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो कि मल्टीपल हो 8 के, ये आ गया आपके पास 3 टर्म्स। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारे पास 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively they add up to 74. Find these numbers. सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही तरीके से हमें करना है सॉल्व। सो हमारे पास क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात करिए तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, लेट द फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर हम कैसे लेते हैं, x लेट करते हैं, फिर सेकंड किसके लिए लेट करते हैं, x प्लस 1, ऐसी x प्लस 2, ऐसी तरह चलता है ना। इसी तरह से हमारा जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो सीरीज होती है वो इसी तरह से चलती है। पर यहाँ पे आगे क्या बोला है, आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, मतलब कि हमें 2 को पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि हो जाएगा 2x। इसी तरह से जो सेकेंड इंटीजर होगा या फिर मैं कहूँ सेकेंड नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना है सेकेंड नंबर को, फर्स्ट नंबर को 2 से, सेकंड को 3 से एंड थर्ड को 4 से, मतलब कि हमारे पास जो थर्ड नंबर आएगा वो नॉट x, ये आ जाएगा x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 के इक्वल होता है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की सीरीज चल रही है तो x प्लस 1 होगा। इसी तरह से थर्ड नंबर 4 इंटू एक्स प्लस 2, इस तरह से। क्लियर है। क्या बोला है कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो वो 74 के इक्वल आएगा, तो इन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे, मतलब कि 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 74 के। बस इसे सॉल्व करना है आगे, तो इसे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74। आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखो, ये 2x है, ये 3x है, ये 4x है, तो किसके बाद क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 4x 9x, तो 9x के इक्वल आ जाएगा। तो 9x प्लस 3 प्लस यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 8 बचा है, तो 3 प्लस 8 11, 74। तो 11 को हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू के यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो 9x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 63 और x किसके इक्वल आ जाएगा, 63 अपॉन 9, क्या आ जाएगा आपके पास 7 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7, x की वैल्यू 7 आ गई, तब हम नंबर्स निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई तो हम नंबर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास नंबर्स क्या है, नंबर्स फर्स्ट नंबर हमारे पास है 2x, मतलब कि 2 इंटू 7 क्या आ जाएगा 14। सेकेंड नंबर क्या है हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 1, दैट्स मीन कि 2 इंटू एक्स हमारे पास 7 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 इंटू 8 के इक्वल, क्या आ जाएगा 2 8 जा 16। ऐसे ही थर्ड नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू सॉरी किसके इक्वल था ये 4 इंटू एक्स प्लस 2, 4 इंटू एक्स प्लस 2 क्या आ जाएगा 4 इंटू 7 प्लस 2, क्या आ जाएगा 4 इंटू 9, तो 4 9 जा 36। तो इस तरह से हमारे पास ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की सीरीज आ जाएगी। तो पहला नंबर क्या है हमारे पास, पहला नंबर हमारे पास 14 आया, दूसरा नंबर हमारे पास 16 आया एंड तीसरा नंबर हमारे पास 36 आया। क्लियर। इसी तरह से ये वाला पार्ट भी, ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7. 4 years later the sum of their ages will be 56 years. ओके, तो क्या बोला है कि एज बता रखे हैं हमें, एज बता रखे हैं राहुल और हरून की। ठीक है, दोनों की एज बता रखे हैं, किस में, रेशो में बता रखी है, 5 और 7 की रेशो में। तो ऑब्वियसली मैंने आपको समझाया था कि जब रेशियोज में हो तो मतलब कि हमें क्या करना है, राहुल की एज पहले 5 है, पहले राहुल की बात की गई है और पहले 5 है, तो मतलब कि राहुल की एज हमें 5x लेट करनी है। ऐसे ही हरून की एज क्या लेट करनी है हमें 7x।
ठीक है। तो इसी तरह से लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, प्रेजेंट एज फाइंड आउट करने के लिए बोला है। प्रेजेंट मतलब कि अभी की एज कितनी है, अभी की एज कितनी है राहुल और हरुण की। तो हमने राहुल की एज को x ले लिया, x लिया मतलब कि 5x हो जाएगा, है ना। इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ हरुण, हरुण की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 7x, इस तरह से, क्लियर। तो राहुल की प्रेजेंट एज 5x एंड हरुण की प्रेजेंट एज 7x। क्या बोला है 4 years लेटर, 4 साल बाद उनकी जो एजेस का सम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 56 ईयर्स के इक्वल, ठीक है। मतलब कि 4 साल बाद की बात की जा रही है, तो हमें भी तो पता होना चाहिए 4 साल बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज वाली तो नहीं रहेगी, 4 साल बाद आपकी एज भी तो बढ़ेगी ना, तो इसका मतलब कि इनकी एज भी बढ़ेगी, तो हमें इनको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 4 years लेटर चार साल बाद क्या हो जाएगा, 4 साल बाद राहुल की एज कितनी बढ़ जाएगी। अगर आप अभी 10 साल के हो या फिर अगर आप अभी 20 ईयर्स के 15 ईयर्स के हो, तो आपकी 4 साल बाद कितनी एज हो जाएगी, 4 साल बाद आपकी क्या करोगे आप 15 + 4 करोगे ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा 19 ईयर्स हो जाएगी। इसी तरह से आप अपनी एज में जितने भी साल का आपको कैलकुलेट करना हो आप उसमें ऐड कर देते हो, है ना। तो आप क्या कह सकते हो कि राहुल से एज कितनी हो जाएगी 4 साल बाद, ऑब्वियसली 5x + 4, है ना, 5x + 4 4 साल बाद। 4 साल पहले की बात की होती तो ऑब्वियसली क्या होता, माइनस होता, ध्यान रखना, अगर पहले की बात की होती तो माइनस होता। ऐसे ही बाद की बात की है, लेटर की बात की है, तो इसका मतलब कि प्लस हो जाएगा, 4 प्लस हो गया, क्योंकि 4 साल बाद की बात की जा रही है। राहुल की एज आ गई, ऐसे ही हरुण की एज भी आ जाएगी। हरुण से एज कितनी आ जाएगी 7x + 4, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब क्या करना है आपको, क्या बोला है कि इनके 4 साल बाद वाली एज का सम किसके इक्वल है 56 के। तो 4 साल वाली हमारे पास एज आ गई ना, 4 साल बाद राहुल की एज इतनी हो जाएगी एंड हरुण की एज इतनी हो जाएगी, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल है 56 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 4 + 7x + 4 किसके इक्वल हो जाएगा 56 के इक्वल। इसको सॉल्व करेंगे तो 5x + 7x किसके इक्वल हो गया 12x + 4 + 4 8 = 56। तो 12x = 56 - 8, 12x = क्या आ जाएगा आपके पास 48 के इक्वल, और x आ जाएगा आपके पास 48/12 आ जाएगा 4 की। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 4, x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। अब यहाँ ध्यान से देखना कि जब आपके पास x की वैल्यू 4 आई है तो इसका मतलब कि आपको क्या निकालना है, राहुल की प्रेजेंट एज निकालनी है और हरुण की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो आपके पास x की वैल्यू 4 आई है ना, तो आपको इन दोनों की वैल्यूज़ में मतलब कि इन दोनों के एजेस में ये x को ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5x है तो मतलब कि x की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास राहुल की एज भी आ जाएगी एंड हरुण की भी प्रेजेंट एज आ जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे राहुल्स प्रेजेंट एज किसके इक्वल हो जाएगा 5 × x क्या है हमारे पास 4 के इक्वल आया है, तो हमारे पास आ जाएगा 20 ईयर्स। तो राहुल की एज तो निकल गई, ऐसे ही हरुण की एज भी निकल जाएगी। हरुण प्रेजेंट एज किसके इक्वल आ जाएगा 7x, मतलब कि 7 × 4, 4 7 28 ईयर्स। तो दोनों की ही एज निकल गई, ठीक है, दोनों की ही प्रेजेंट एज हमने निकाल ली। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशो 7:5। वही सेम क्वेश्चन है रेशो वाला। तो क्या बताया कि एक क्लास में गर्ल्स एंड बॉयज़ के हमें रेशो बता रही है 7:5 में। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब कि बॉयज़ जो है वो 8 ज़्यादा है गर्ल्स के नंबर से, मतलब कि गर्ल्स से ज़्यादा बॉयज़ है। और कितने ज़्यादा है 8 बॉयज़ ज़्यादा है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो हमें टोटल स्टूडेंट्स बताने की टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बताया है कि बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स क्या रेशियो बता रखा है। सबसे पहले क्या है नंबर ऑफ बॉयज़ मतलब कि 7
x हमें बॉयज़ के नंबर्स लेने, नंबर ऑफ बॉयज़ किसके इक्वल हो जाएगा 7x के इक्वल, ठीक है। हमें क्या पूछा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स किसके इक्वल हो जाएगा 5x के इक्वल, ठीक है। इस तरह से हम ले लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, सबसे पहले बॉयज़ की बात की गई है तो बॉयज़ सबसे पहले क्या है 7 है, मतलब कि 7x, एंड ऐसे ही गर्ल्स की नंबर्स कितने हो जाएंगे 5x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए 5x के इक्वल, ठीक है। क्या बोला है द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या बोला है हमें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बताया गया है कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो क्या है, वो गर्ल्स की नंबर से ज़्यादा है। तो अब इसे ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इक्वल का साइन का मतलब क्या है, इक्वल का साइन का मतलब कि इक्वालिटी, इक्वल शो कर रहा है। यहाँ पर क्या बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो ज़्यादा है, वो ऑलरेडी कितने ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 7x क्या है नंबर ऑफ बॉयज़, है ना, 7x क्या है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड 5x क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स। अब ध्यान से सुनना कि जब ऐसे बोला जाए कि कौन किससे ज़्यादा है तो हमें किस में लगाना है, क्या बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो 8 ज़्यादा है मतलब कि नंबर ऑफ बॉयज़ ऑलरेडी ज़्यादा है ना, ऑलरेडी ज़्यादा है, तो ऑलरेडी ज़्यादा है तो मैं उसमें क्यों फिल करूँ जो ऑलरेडी ज़्यादा है, जो कम है उसमें हम भरेंगे ना, मतलब कि जिसमें ऑलरेडी ज़्यादा है तो उसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना, उसमें ऑलरेडी भरा हुआ है तो उसमें कुछ ऐड नहीं करना। जो कम है मतलब कि नंबर ऑफ गर्ल्स कम है तो हमें इसमें ऐड करना है, ऐसे ध्यान रखना है, जो ऑलरेडी बड़ा है उसमें हमें ऐड नहीं करना, जो कम है उसमें ऐड करना है। तो हमें सिंपली 8 कहाँ ऐड कर देना है 8 में, मतलब गर्ल्स वाले सीरीज़ में, क्योंकि गर्ल्स वाले में हमें 8 ऐड कर देना है, क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि बॉयज़ ज़्यादा है, जहाँ बॉयज़ ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हमें इसको इक्वल बनाने के लिए, जब ये ऑलरेडी ज़्यादा है तो इसको भी तो सेम करना पड़ेगा ना, सेम करना पड़ेगा तभी तो इक्वल रहेगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने 8 को इस तरफ ऐड कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5x क्या हो जाएगा, ये 5x है इज इक्वल टू, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 5x यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ पे आके माइनस में हो गया, तो ये 2x के इक्वल हो जाएगा और ये 8 आ जाएगा, x किसके इक्वल हो जाएगा 8/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 के इक्वल। तो x 4 के इक्वल आ गया, तो जब x 4 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब कि हमें पता चल जाएगा कि अब नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं हमारे पास 7x, मतलब कि 7 × 4 मतलब कि किसके इक्वल हो जाएगा 28। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हो गया हमारे पास 28 एंड ऐसे ही नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी हो जाएगी हमारे पास, क्या बोला है 5x ना, 5 × 4। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला गया कि आप नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकालो नंबर ऑफ़ गर्ल्स निकालो, हमें बोला गया है कि टोटल क्लास स्ट्रेंथ, मतलब कि टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं, हमें टोटल स्टूडेंट्स ऑफ नंबर्स मतलब कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या होंगे, ऑब्वियसली गर्ल्स एंड बॉयज़ के नंबर्स को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने होंगे हमारे पास 28 + 20 के इक्वल, तो हमारे पास ये आ जाएगा 48 के इक्वल। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितने हो गए 48, ठीक है। और इसी के साथ हमारे वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, बाईचुंग्स फादर इज़ 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। ठीक है, क्या बोला है कि बाईचुंग्स के जो फादर है वो 26 ईयर्स यंगर है बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर से, ठीक है। तो बाईचुंग के पापा 26 ईयर्स यंगर है, छोटे हैं बाईचुंग के ग्रैंडफादर से, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग्स, और बाईचुंग से कितने, बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है। ये बाईचुंग के फादर की बात की जा रही है, तो हम बाईचुंग के फादर को ही क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं उन्हीं की एज x। सो हम कह रहे हैं लेट द प्रेजेंट एज की बात की जा रही है, तो प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग्स फादर क्या लेट कर लिया हमने x ईयर, ठीक है। तो बाईचुंग के फादर की एज हमने x ईयर लेट कर ली। अब किसकी बात की है, बाईचुंग के ग्रैंडफादर की, तो हम उनकी ग्रैंडफादर की भी बात कर लेते हैं। तो बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज क्या होगी, देखो क्या बोला है कि बाईचुंग के फादर की एज x ईयर्स हमने लेट करी है, और यहाँ पे क्या बोला है कि बाईचुंग के फादर 26 ईयर्स यंगर है बाईचुंग के ग्रैंडफादर से, है ना, यंगर है, छोटे हैं। तो बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं
कि बाइचुंग के ग्रैंडफादर 26 ईयर्स बड़े होंगे बाइचुंग के फादर से, है ना, ऐसे ही समझो। क्या बोला कि बाइचुंग के फादर बाइचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं, है ना। तो मैं कह सकती हूँ कि बाइचुंग के ग्रैंडफादर जो है वो बाइचुंग के पापा से 26 ईयर्स बड़े हैं, है ना। सेम ही तो बात हुई, सेम ही बात हुई। तो हम कह सकते हैं कि बाइचुंग के ग्रैंडफादर कितने होंगे, उससे 26 ईयर्स बड़े होंगे। इस तरह से कह सकती हूँ मैं, क्लियर। एंड ऐसे ही अब बाइचुंग की एज भी लिख लेते हैं। बाइचुंग एज, तो बाइचुंग की एज क्या होगी, देखो क्या बोला है कि 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग, मतलब कि उसके बाइचुंग के फादर जो है वो बाइचुंग से 29 ईयर्स ओल्ड है, बड़े हैं। तो ऑब्वियसली बाइचुंग की एज क्या होगी, क्यों, सेम ग्रैंडफादर वाला फंडा लगेगा, बिल्कुल सेम। क्योंकि अगर बाइचुंग के पापा 29 ईयर्स उनसे बाइचुंग से बड़े हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ, बाइचुंग की एज बाइचुंग के फादर से 29 ईयर्स छोटी होगी, है ना, 29 ईयर्स कम होगी। तो हम क्या कर देंगे, x माइनस 29 ईयर्स, जितनी उसके फादर की एज है उसमें से 29 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाइचुंग की एज आ जाएगी, सिंपल। तो हमारे पास ये तीनों एज आ गई है इनकी। हमें क्या बोला है, द सम ऑफ द ऑल द एजेस ऑल द थ्री इज 125 ईयर्स, मतलब कि इन तीनों के एजेस का सम करके क्या आता है, 125 आता है, ठीक है। व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम, तो हमें हर तीनों की एज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के स्टार्ट करते हैं। सो क्या है, तीनों की एज को हमें ऐड करना है, तो x प्लस 26 प्लस x माइनस 29, साथ में लिख देती हूँ x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 135 के इक्वल है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो देखो x और x क्या हो जाएगा, 3x के इक्वल आ जाएगा। एंड यहाँ पर क्या है, 26 माइनस 29, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 29 में से 6 गया तो 26 गया तो 3 बचा, एंड 29 ग्रेटर नंबर था तो माइनस का साइन लग गया, इज इक्वल टू 135। तो आ जाएगा आपके पास 3x इज इक्वल टू 135 प्लस ये -3 वहाँ पे चला जाएगा तो +3 हो जाएगा, और 3x किसके इक्वल आ जाएगा, 138 के इक्वल। x आ जाएगा 138 अपॉन 3, ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, 138 अपॉन 3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3 4 ज़ा 12 एंड 3 6 ज़ा 24। तो x मतलब कि बाइचुंग के फादर की एज तो आ गई। अब हमें तीनों की एज फाइंड आउट करनी है, तो हम एक एक करके लिख लेते हैं। बाइचुंग्स फादर लिख लेते हैं, एज तो हम लिख ही रहे हैं। बाइचुंग के फादर की एज कितनी आ जाएगी, 46, जो कि हमने x ही माना था, तो 46 ईयर्स तो बाइचुंग के फादर की एज आ गई। नेक्स्ट बाइचुंग्स ग्रैंडफादर कितनी मानी थी हमने, x प्लस 26, मतलब कि 46 प्लस 26, तो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 12, क्या आ जाएगा 72 ईयर्स के इक्वल। तो इसका मतलब कि बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, 72 ईयर्स। ऐसे ही बाइचुंग की एज कितनी हो जाएगी, अब बाइचुंग की एज हो जाएगी x माइनस 29, है ना, x माइनस 29 ईयर्स ली थी हमने, तो हम क्या कर देंगे x माइनस 29 मतलब कि 46 माइनस 29, है ना, ये आ जाएगा आपके पास। तो ये आ जाएगा आपके पास 17 के इक्वल। तो किसके इक्वल आ गया ये, 17 ईयर्स के इक्वल। तो इसका मतलब कि बाइचुंग के फादर की एज 46 ईयर्स आ गई, है ना, बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज 72 ईयर्स आ गई, एंड बाइचुंग की एज कितनी आ गई, 17 ईयर्स। फाइन, तो यहाँ पे हमने तीनों की ही एज फाइंड आउट कर ली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। सो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो क्या पूछा है, क्या बताया गया स्टेटमेंट में हमें कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब कि 15 ईयर्स लेटर, बाद की बात की जा रही है कि 15 ईयर्स बाद क्या होगा कि जो रवि की एज होगी वो उसकी प्रेजेंट एज से 4 टाइम्स हो जाएगी, मतलब कि जो अभी उसकी एज है ना, जो भी उसकी एज है उससे उसकी एज 4 टाइम्स हो जाएगी। 15 ईयर्स की मतलब कि 15 साल बाद की बात की जा रही है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं इसमें, हमें अभी इसकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है ऑब्वियसली। सो जो फाइंड आउट करना होता है उसी को लेट करेंगे, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज let the present age of
किसकी बात की जा रही है? रवि के बारे में। तो रवि की प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब कि लेट कर रहे हैं फिलहाल x ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने रवि की प्रेजेंट एज x ईयर्स लेट कर ली है। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है कि रवि जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा अपनी प्रेजेंट एज से आफ्टर 15 ईयर्स। तो 15 ईयर्स लेटर क्या होगा? 15 ईयर्स लेटर रवि की एज क्या हो जाएगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी एज 15 साल बाद क्या हो जाएगी, तो आप अपनी एज में 15 ऐड कर दोगे, तब पता चल जाएगा आपको 15 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं रवि की एज की बात करूं, रवि की एज भी तो यही बोलेगी ना 15 ईयर्स लेटर, तो 15 ईयर्स लेटर क्या हो जाएगी? x + 15। क्लियर है? तो उसके पास मतलब कि रवि की एज 15 ईयर्स लेटर x + 15 हो जाएगी। एंड क्या बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कि जितनी उसकी एज 15 ईयर्स बाद हो जाएगी ना, वो किसके इक्वल होगी? 4 टाइम्स प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स मतलब कि 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसकी प्रेजेंट एज कितनी हमने लेट करी थी? x लेट करी थी, तो क्या हो जाएगा? 4x के इक्वल। सिंपल है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। तो ये x यहीं पे छोड़ दो, या फिर आप 15 को यहाँ पे रख सकते हो और इस x को यहाँ शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे क्या माइनस में हो गया। आगे से सॉल्व करेंगे तो 4x में से x जाएगा, तो मतलब कि यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो मतलब कि 1। तो 4x में से x गया तो 3x बचा, तो यहाँ पे 3x बचेगा। x को यही छोड़ दो, 3 को यहाँ पे शिफ्ट करोगे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है तो इसे डिवाइड करो एंड आपके पास आंसर आ गया, x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 5 आई है, मतलब कि हमने क्या लेट किया था? उसकी प्रेजेंट एज लेट करी थी रवि की, और हमारे पास उसकी प्रेजेंट एज आ गई। तो हम लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ रवि किसकी इक्वल आ गया? 5 ईयर्स। तो रवि की भी प्रेजेंट एज कितनी है? 5 ईयर्स। सिंपल, ये क्वेश्चन पूछा था एंड ये फाइंड आउट करें हमने, व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, यही पूछा था एंड बस ये पूछा तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। सो सिंपली में बोला है कि एक रैशनल नंबर है जिसको जब हम 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड फिर उसको 2/3 से ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा? -7/2 के 12 के इक्वल। ठीक है, तो नंबर कौन सा है? वो रैशनल नंबर कौन सा है? तो जो निकालने के लिए बोला गया है वही हमें लेट करना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द रैशनल नंबर, या आप सिंपली नंबर भी लिख सकते हो, रैशनल नंबर बी x। ठीक है, हमने x लेट कर लिया। आगे क्या बोला है? सिंपली आगे हमें स्टेटमेंट दी गई है, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाएंगे। क्या बताया कि जब हम उस x को, उस नंबर को, उस रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें किससे? 5/2 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करें एंड देन ऐड 2/3। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है? उसको ऐड करना है 2/3 से। ठीक है, उसके प्रोडक्ट को ऐड करना है 2/3 से, तो हमारे पास क्या आएगा? यू गेट -7/12, मतलब कि किसकी इक्वल आ जाएगा? -7/12। क्लियर? इसको सॉल्व करना है, ये इक्वेशन आपके पास बनकर आ गई। अब इसे सिंपल करना है आपको। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये 5x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर ऊपर अपॉन में 2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। इस 2/3 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, 5x अपॉन 2 -7/12। ये 2/3 प्लस में यहाँ पे शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा? माइनस में। आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो क्या आ जाएगा? 12 और 3 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके क्या आ जाएगा आपके पास? 12 आ जाएगा वापस, है ना। 12 और 3 का एलसीएम आपके पास 12 आ जाएगा। 12 और यहाँ पे भी 12 दिख रहा है, तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे 12 से आप 3 को जब डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 4 आएगा एंड 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8। सिंपल। नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे इसे, क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, दैट्स मीन कि 7 और 8 प्लस होके 15 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, आगे यहाँ पे दिख रहा है कि ये डिविजिबल है तो इसे डिवाइड कर देते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसके इक्वल आ गया? ये 5x अपॉन 2 किसके इक्वल आ जाएगा? -5/4 के इक्वल। ठीक है, आगे अभी और भी सॉल्व होगा। ये 2 को क्या करते हैं हम?
यहाँ पे डिविजिबल है ना, मतलब कि डिवाइड पे है, तो यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे इंटू 2, तो आ जाएगा आपके पास 2 से ये भी कट रहा है तो ये काट देते हैं, 5/2, 2 2 ज़ा 4 है ना, 2 2 ज़ा 4 आ गया तो -5/2 आ जाएगा 5x। अभी ये और भी है क्योंकि x अभी तक वेरिएबल जो है वो अभी तक अकेला नहीं आया, जब तक अकेला नहीं आएगा तब तक आपको सॉल्व करते जाना है। तो अब ये x खाली आ गया, यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, मतलब कि ये डिवाइड में नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आ गया, मतलब कि इसको हम अब इसे काट सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा -1/2 के इक्वल, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, मतलब कि जो हमारे पास रैशनल नंबर आया, जो हमने लेट किया था सबसे पहले कि रैशनल नंबर को हमने x लेट किया, वो किसके इक्वल आ गया, -1/2 के इक्वल। तो यहाँ पर आपके पास जो रैशनल नंबर निकल कर आया, जो हमने x लेट किया था, x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, हमारे पास माइनस। अब हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर हमारे पास जो आया वो किसके इक्वल आ गया, -1/2 के इक्वल। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है, लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। सो लक्ष्मी जो है वो कैशियर है बैंक की। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। सो उसके पास कुछ नोट्स हैं, ठीक है, 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, 50 के नोट्स हैं एंड 10 रुपीज़ के नोट्स हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5। सो हमारे पास रेशियोज़ गिवन है इन जो भी आप उसके पास नोट्स हैं, 3 नोट्स हैं, उन तीनों नोट्स के हमारे पास रेशियोज़ गिवन है। तो मतलब हमें पता है कि जैसे कि 2:3:5 है, तो उसका मतलब कि ये क्या है, ये 2x हो जाएगा, ये है ना, ये हमें पता है कि रेशियोज़ में है, तो हम क्या लेट करते हैं, 2x, 3x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली मतलब कि 2x फॉर 100 रुपीज़ नोट, ऐसे ही 3x + 50 रुपीज़ नोट, ऐसे ही 5x फॉर 10 रुपीज़ नोट, ठीक है। तो हम इसी तरह से इसे लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया, लेट ₹100 नोट्स, मतलब कि 100 रुपीज़ के नोट्स कितने होंगे वो हम लेट कर रहे हैं, कितने, 2x, ठीक है। ऐसे ही ₹50 नोट्स, 50 रुपीज़ के नोट्स कितने होंगे, 3x एंड ₹10 नोट्स कितने हैं, 5x, है ना। इसी तरह से हमें इसी पैटर्न में दिया गया है 2:3:5। तो मतलब कि 100 रुपीज़ के कितने नोट्स होंगे, 2x, ऐसे ही 50 रुपीज़ के 3x एंड 10 रुपीज़ के 5x। इस तरह से हमने लिख लिया, ठीक है। और क्या बता रखा है कि टोटल जो है उसके पास टोटल कैश है वो 4 लाख है, ठीक है। अब हमें हर नोट का मतलब कि हमें बताना है कि कितने टोटल नोट्स थे। तो हम वैल्यूज़ निकालते हैं। अब सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स। अब वैल्यू कैसे होगी, यहाँ पर बोला है कि 2x नोट है, 100 रुपीज़ के 2x नोट है, या मैं कहूँ कि मेरे पास 50 रुपये के 3 नोट है। अगर मेरे पास 50 रुपये के 3 नोट है तो मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी होगी, मैं क्या कहूँगी 50 × 3, है ना, मेरे पास 150 होंगे रुपीज़, 150 टोटल वैल्यू होगी। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 100 नोट्स है, 100 रुपीज़ के नोट्स और कितने हैं, 2x है। तो मैं वैल्यू निकालना चाहूँ अगर 100 रुपीज़ की नोट्स, तो मैं क्या करूँगी, 2x के साथ मल्टीप्लाई तो करूँगी, 2x के साथ किसकी मल्टीप्लाई करूँगी, मैं 100 की। इस तरह से मेरे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, मतलब कि 2x × 100 किसके इक्वल आ जाएगा, ये 200x के। इसी तरह से सेम मैं कहूँगी वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये 3x × 50, ये आ जाएगा आपके पास 150x के इक्वल। इसी तरह से वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5x × 10, क्या आ जाएगा आपके पास 50x के इक्वल। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई कि हर नोट की कितनी कितनी वैल्यू होगी, तो वो 200x, 150x एंड 50x। और ये किसके इक्वल है, ये है आपके पास 100 रुपीज़ इतने होंगे, 100 रुपीज़ की वैल्यू इतनी है, ये है आपके पास 50 रुपीज़ की वैल्यू, या ये है 10 रुपीज़ की वैल्यू। और ये सब किसके इक्वल होगा, ये सब इसके इक्वल होगा ना, 4 लाख के इक्वल। टोटल 4 लाख है तो 4 लाख के इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कहेंगे कि ये सारे ही अमाउंट क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, सारे ही अमाउंट को हमें ऐड करना पड़ेगा। और ऐड किसके इक्वल होगा, ये 4 लाख के, मतलब कि किसके इक्वल होगा, ये 4 लाख के इक्वल होगा, क्योंकि टोटल अमाउंट पर 4 लाख है। तो ये हमारे पास करेंसीज़ है, करेंसीज़ की हमने वैल्यूज़ निकाली, सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये टोटल अमाउंट के इक्वल ही तो आएगा।
चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 200x है, ये 150 है और ये 50 है, तो मतलब ये 200 और ये 150 50 200, तो मतलब 200 200 400x आ जाएगा सीधा, और ये आ जाएगा 4 लाख, x ही रह जाएगा और ये 4 लाख अपॉन में 400, तो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, और x किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, x आ जाएगा 4000 के इक्वल। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4000 आ गई, और क्या निकालना है हमें अब इनके नोट्स की वैल्यूज़ निकालनी है, तो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर से देख सकते हैं हम कि यहाँ पे ये आगे भी डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे और डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 1000 के इक्वल। तो ये 1000 के इक्वल हमारे पास वैल्यू आ गई, तो अब हम नोट्स निकाल सकते हैं कि 100 रुपीज़ के नोट्स कितने थे 2x, मतलब कि 2 × 1000, ये आ जाएगा आपके पास 2000, एंड 150 के नोट्स कितने थे 3x के इक्वल था, मतलब कि 3 × 1000, ये आ जाएगा आपके पास 3000 के इक्वल। एंड इसी तरह से 10 रुपीज़ के, नॉट 150 ना, इट्स फॉर 100, सॉरी 50 रुपीज़ 50 के नोट्स, एंड ₹10 के नोट्स आपके पास कितने आ गए 5x, मतलब कि 5 × 1000, ये आ जाएगा आपके पास 5000 के इक्वल। तो इसका मतलब कि हमारे पास 100 रुपीज़ के नोट 2000 थे, 50 रुपीज़ के नोट 3000 थे, एंड 10 रुपीज़ के नोट कितने थे 5000। इसी तरह से हमारे सारे नोट्स निकालने के कितने नोट्स थे लक्ष्मी के पास। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, आई हैव अ टोटल ऑफ 300 इन कॉइन्स of denominations of ₹1, ₹2 and ₹5. The numbers of 2 rupees coin is 3 times the number of 5 rupees coin. The total number of coins is 160. ठीक है, तो क्या बताया हमें बताया है कि मेरे पास टोटल 300 रुपीज़ के कॉइन्स है, 300 रुपीज़ के कॉइन्स है, ठीक है। और कॉइन्स कौन कौन से हैं, 1 रुपी कॉइन है, 2 रुपी कॉइन है एंड 5 रुपी कॉइन है, ठीक है। द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, जो 2 रुपी कॉइन है वो 3 टाइम्स है नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स के, मतलब कि 5 रुपी कॉइन से 3 टाइम्स है 2 रुपी कॉइन, ठीक है। तो मतलब कि मैं कह सकती हूँ कि 5 रुपी कॉइन को हमें क्या लेट करना पड़ेगा, एक्स लेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या बताया कि 2 रुपी कॉइन जो है वो 3 टाइम्स है 5 रुपी कॉइन के, मतलब 3 गुना है 5 रुपी कॉइन के, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द 5 रुपी कॉइन एक्स लेट कर लिया मैंने, ठीक है। तो उसका मतलब कि 2 रुपी कॉइन किसके इक्वल हो जाएगा 3x के इक्वल, क्योंकि यही बताया ना कि 2 रुपी कॉइन जो है वो 3 टाइम्स है 5 रुपी कॉइन के, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है हमारे पास 160 के इक्वल। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 के इक्वल है, तो हम ₹1 का कॉइन निकाल सकते हैं ना, मतलब कि हमें क्या बताया गया है कि 5 रुपी कॉइन एक्स है, मतलब कि 5 रुपी कॉइन कितने हैं एक्स है, और 2 रुपी कॉइन कितने हैं 3x है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास 160 है, तो हम ₹1 कॉइन निकाल सकते हैं ना कि नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन कितने होंगे, हम कह सकते हैं कि टोटल में से जब मैं इसको माइनस कर दूँ 3x + x को, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास इतने 1 रुपी कॉइन होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इतने 5 रुपये 2 रुपी कॉइन के इतने हैं, है ना। नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन इतनी है, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इतनी है, टोटल कॉइन्स जब इतने हैं तो मैं इनको ऐड करके टोटल कॉइन्स में से माइनस कर दूंगी, तभी तो मुझे पता चलेगा कि नहीं 1 रुपी कॉइन्स कितने हैं। तो इस तरह से हमारे पास 1 रुपी कॉइन आ गया, और क्या बोला गया है कि मेरे पास टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा है 300। तो हम इन सभी को ऐड करके हमारे पास किसके इक्वल रखना है, हमें 300 के इक्वल रखेंगे, और इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू ऑफ 5 रुपी कॉइन कितना आ जाएगा, 5 × x है ना, 5x, सिंपल 5x, क्योंकि 5 रुपीज़ है तो 5 × में x हो जाएगा। ऐसे ही वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन का कितना आ जाएगा 2 × 3x है ना, 2 × 3x, तो क्या आ जाएगा ये 6x के इक्वल। ऐसे ही वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन का आ जाएगा आपके पास ओनली यही 160 - 4x। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको मन से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास सेम ही नंबर आएगा,
है ना। तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई। तो जब वैल्यूज़ आ गई है तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि इन सभी वैल्यूज़ का सम किसके इक्वल होगा, 300 के। तो हम कह सकते हैं 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या है देखो, 5x प्लस 6x किसके इक्वल हो जाएगा, 5x प्लस 6x 11x माइनस 4x 7x के इक्वल हो जाएगा ना। तो आ जाएगा 160 प्लस 7x इज इक्वल टू 300। ठीक है, ये 7x को यही रह जाएगा और ये 300 माइनस 160 हो जाएगा। आगे ये सॉल्व होगा तो आगे सॉल्व होकर क्या आ जाएगा 140 के इक्वल, एंड x को यही रहने देते हैं एंड 140 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये x आ जाएगा आपका 20 के इक्वल। ठीक है, x किसके इक्वल आ गया, 20 के इक्वल। अब x की वैल्यू आ गई तो ऑब्वियसली हम क्या निकाल सकते हैं, हम कॉइन्स निकाल सकते हैं। तो हम कॉइन्स निकाल लेते हैं। तो हमारे पास कॉइन्स कौन कौन से थे, 5 रुपये कॉइन हमारे पास x था ना, नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन कितने थे, x ही था, मतलब कि 20 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितने थे, 3x, मतलब कि 3 × 20 दैट इज़ इक्वल टू 60। ऐसे ही 1 रुपये कॉइन कितने थे, ये हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो था वो इस तरह से था 160 माइनस 4x। तो हम निकाल लेते हैं 160 माइनस 4 × x दैट इज़ 20। तो 160 माइनस ये आ जाएगा 80 के इक्वल, और ये आ जाएगा आपके पास 160 माइनस 80 इज़ 80। तो आपके पास ये सभी तीनों कॉइन्स आ गए हैं। ठीक है, 5 रुपये कॉइन 20 रुपीज़, 5 रुपीज़, नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन कितने होंगे 20, नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन 60 एंड नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन किसके इक्वल हो गया 80 के इक्वल। फाइन, इसी तरीके से ये वाले क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन्स गेट अ प्राइज ऑफ ₹100। सो क्या बोला है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ऐसे कॉम्पिटिशन रखवाया था, उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो विनर होंगे ना उनको 100 रुपीज़ देंगे। जो भी विनर होंगे ऐसे कॉम्पिटिशन्स के उनको 100 रुपीज़ देंगे। एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन्स गेट अ प्राइज ऑफ ₹25। और जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, पार्टिसिपेंट्स मतलब कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा लेकिन वो जीते नहीं होंगे, उनको कितने रुपीज़ मिलेंगे 25 रुपीज़। ठीक है, तो मतलब जो जीते होंगे विनर्स को 100 रुपीज़ दिया जाएगा, एंड जो पार्टिसिपेंट्स होंगे ओनली जो विनर्स नहीं होंगे उनको 25 रुपीज़ दिए जाएंगे। ठीक है, द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ ₹3000। तो टोटल प्राइज मनी हमें बता दिया कि 3000 डिस्ट्रीब्यूट किया गया। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ़ द टोटल नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। सो हमें बताया है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट मतलब कि कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, इस ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कितने लोगों ने किया 63। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ विनर्स कितने होंगे, हमें ये पूछा है। तो जब पूछा जाता है हम उसी को लेट कर लेते हैं, है ना। तो हम कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने नंबर ऑफ विनर्स x लेट कर लिया है तो मेरे पास मैं कह सकती हूँ कि पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन, उनके कितने होंगे, मतलब कि वो कितने नंबर्स होंगे उनके पार्टिसिपेंट्स के जो नहीं जीते होंगे। देखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं 63 है। तो ऑब्वियसली अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स से विनर्स को एक्सक्लूड कर दूँ, हटा दूँ, तो मेरे पास कौन से बचेंगे, वही बचेंगे ना जो नहीं जीते होंगे। तो मैं कह सकती हूँ कि कितना हो जाएगा 63 में से हम विनर्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब कि माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास वो पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे जो नहीं जीते होंगे। अगर मैं बोलूँ प्राइज मनी की बात करूँ तो प्राइज मनी कितना मिला होगा, प्राइज मनी फॉर विनर्स के लिए कितना दिया गया था 100 रुपीज़ फॉर ईच विनर्स, है ना। तो मतलब कि 100 × x हो जाएगा, ईच विनर्स मतलब कि 100 × x। इसी तरह से मैं कह सकती हूँ प्राइज मनी फॉर नॉन विनर्स कह देते हैं हम, नॉन विनर्स कितना हो जाएगा, कितने रुपीज़ दिए जाएंगे, जो पार्टिसिपेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा लेकिन वो नहीं जीते होंगे ना, तो उनको कितना दिया जाएगा 25 रुपीज़। तो 25 × 63 माइनस x। तो यहाँ पर हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 25 3 से क्या आ जाएगा 75। तो यहाँ पे बच गया 5, 7 कैरी चला गया। 25 × 6 इज इक्वल टू
150, मतलब कि 25 इंटू 6 150 आ जाएगा, एंड 150 प्लस 7 क्या आ जाएगा 175, तो यह आ जाएगा आपके पास 1575 माइनस 25 इंटू एक्स 25x, ठीक है, यह आ गया। अब देखो ये प्राइस मनी जो विनर को दी गई होगी, ये प्राइस मनी जो नॉन विनर्स को दी गई होगी, उनका सम किसके इक्वल होगा, जो टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड कितना किया गया है 3000 रुपीज़। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100x प्लस 1575 माइनस 25x किसके इक्वल होगा 3000 के इक्वल, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 में से माइनस 25x कितना चला गया 75x बच गया, इज इक्वल टू 3000 माइनस ये 1575 को मैं वहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, तो आ जाएगा 1575 इस तरह से, ठीक है। चलिए अब क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे बच गया 75x और यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1425 इस तरह से, ठीक है। 1425 बच गया। अब x ही रह जाएगा, ये आ जाएगा 1425 अपॉन 75। तो यहाँ से ये 5 से कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 1 5, ठीक है। यहाँ पे बच गया 25, तो 5 5 25, ठीक है। आगे इसको भी काट देते हैं, 5 से 5 2 10 बचा 42, 5 8 40 एंड 25 बचा, तो 5 5 25। इसके आगे भी कट रहे हैं, ठीक है, आगे भी काट देते हैं। तो ये 5 3 15 आगे कटेगा, 5 5 25 एंड बचा 35, तो 5 7 35, ठीक है। आगे ये 3 से कटेगा, तो ये आ जाएगा 3 1 3 एंड 3 9 27। इस तरह से हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 19 के इक्वल। अब जहाँ x की वैल्यू आ गई हमारे पास 19 के इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास नंबर ऑफ विनर्स निकल कर आ गए। तो हम कहेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ विनर्स कितने आए, नंबर ऑफ विनर्स आ गए 19। तो हम कह सकते हैं कि टोटल 63 पार्टिसिपेंट्स में से 19 पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जो विनर्स थे। क्लियर है। चलिए इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पर कवर होती है।